नमस्कार, मैं सोमू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप सभी का अपने कोर्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स में स्वागत करता हूं। आज लेक्चर नंबर 20 है और इसका टाइटल है ओपन एजुकेशन रिसोर्स कॉन्सेप्ट एंड इट्स यूज, मुक्त शैक्षिक संसाधन, संप्रत्यय एवं उपयोग। By the end of this session, you will understand what are open education resources, how will you create open education resources, advantages of open education resources. आज के सत्र के बाद आप ये समझ पाएंगे कि मुक्त शैक्षिक संसाधन क्या है, आप मुक्त शैक्षिक संसाधनों को कैसे क्रिएट करेंगे, आप क्रिएट करने के साथ साथ आपको यह भी पता चलेगा कि मुक्त शैक्षिक संसाधन के लाभ क्या हैं। सबसे पहले उसका थोड़ा सा इतिहास समझें कि मुक्त शैक्षिक संसाधन का इतिहास क्या है। स्पर्ड बाय ए 1994 नेशनल साइंस फाउंडेशन ग्रांट लेड बाय जेम्स स्फोर, California State University created Marlot in 1997 to identify and provide access to mostly free online curriculum materials for higher education. 1994 में ये जेम्स स्फोर जो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर थे, इन्होंने मैरलॉट नाम से एक पोर्टल बनाया और इस पर उन्होंने ऑनलाइन करिकुलम मटेरियल को फ्री एक्सेस के लिए उपलब्ध कराया। In 1998, David Willey, an assistant professor at Utah State University, proposed a free and open content license. ये एक व्यक्ति हैं जो निकल करके आते हैं और लीड करते हैं इस मूवमेंट को कि कोई भी कंटेंट है उसको अगर हम फ्री और ओपन लाइसेंस देना चाहें तो दे सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ओपन एक्सेस शेयरिंग रिसर्च एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी grew from a teeny beginning in 1997 to the publication of PLOS in 2001, the largest of over 11,000 open journals, including upwards of 700 focused on mathematics, and Budapest Open Access Initiative 4 in 2002, which helped establish open access as global approach to sharing research. ये कुछ इतिहास की कड़ियां हैं जिनसे ये ओपन एजुकेशन रिसोर्स का मूवमेंट आगे बढ़ा। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज OER। OER क्या है? Many people regard OER as any resource available free of cost, mainly on the internet. ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो भी इंटरनेट पर उपलब्ध है और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो OER है। Most also mistakenly believe that public domain means all materials available on the web. ज़्यादातर लोग इस चीज़ की गलती करते हैं कि जो भी मटेरियल वेब पर उपलब्ध है, यानी कि इंटरनेट पर उपलब्ध है, डिजिटल फॉर्म में है, वो सारा पब्लिक डोमेन के अंतर्गत आता है। OECD, one organization for economic cooperation and development, international organization, defined open education resource. Digitized materials offered freely and openly for educators, students, and self-learners to use and reuse for teaching, learning, and research. OER includes learning content, software tools to develop, use, and distribute content, and implementation resources such as open licenses. साफ तौर पर इस परिभाषा में समझाया गया है कि ऐसा कोई भी डिजिटल सामग्री जो कि मुफ्त यानी कि निःशुल्क और खुली है टीचर्स के लिए यानी कि शिक्षकों के लिए, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और जो स्व अधिगम करता है उनके लिए, जिससे कि वो इसको उपयोग में ला सकें, पुनः उपयोग में ला सकें, शिक्षण के उद्देश्य से, अधिगम के उद्देश्य से और शोध कार्य के उद्देश्य से। इसके अंतर्गत कोई भी अधिगम सामग्री हो सकती है, अधिगम की विषय वस्तु हो सकती है, कोई एक पाठ हो सकता है,
सॉफ्टवेयर टूल हो सकता है जिसको डेवलप किया जाए, यूज किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और ओपन लाइसेंसेस भी हो सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन इज गिवन बाय यूनेस्को, teaching, learning and research materials in any medium, digital or otherwise, that reside in the public domain or have been released under an open license that permits no cost access, use, adaptation and redistribution by others with no or limited restrictions। यहाँ पर भी ये बात बहुत साफ तौर पे कही गई है, कोई भी ऐसी सामग्री जो या तो डिजिटल हो या डिजिटल के अतिरिक्त कोई भी सामग्री, चाहे किसी भी माध्यम में हो, शिक्षण, अधिगम और शोध के उद्देश्य से उस सामग्री को तैयार किया गया हो, या तो वो पब्लिक डोमेन में हो या उसको रिलीज किया गया हो ओपन लाइसेंस के अंतर्गत, जिसमें इस बात की सुविधा और अनुमति हो कि बिना पैसा दिए आप उसको खोल सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, उसे अपने लिए आप उपयोग में ला सकते हैं और उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और भी साथियों के साथ, जिसमें कुछ सीमाएं हैं या कुछ सीमाएं नहीं भी हैं। ये हमारी यूनेस्को के द्वारा दी गई परिभाषा है, जिसमें एक बात गौर करिएगा, ओपन लाइसेंस वर्ड बार बार आ रहा है, जिसको हम अपने लेक्चर में आगे समझने की कोशिश करेंगे। The foregoing definitions make it clear that to be considered an OER, the material needs to be first teaching, learning and research material, and then the following conditions need to be met. The material is in the public domain or the material is available under an open license। उन परिभाषाओं से दो तीन बातें बहुत स्पष्ट होती हैं कि OER हम किसको कहेंगे, ऐसी कोई भी सामग्री जो कि शिक्षण के काम की हो, अधिगम के काम की हो, यानी कि सीखने के काम आए, जिसको हम पढ़ सकें और सीखने में काम आए, या जिसको देख सकें सीखने में काम आए, या जिसको सुन सकें सीखने में काम आए, या फिर शोध के उद्देश्य से वो काम की होना चाहिए, और जिसमें दो शर्तें पूरी हों, या तो वो पब्लिक डोमेन में हो या फिर वो किसी ओपन लाइसेंस के अंतर्गत रिलीज किया गया हो। Open educational resources may have a specific open license, Creative Commons license, or a public domain tool CC0। अब दो बातें और साफ हो रही हैं कि किसी भी मुक्त शैक्षिक संसाधन में एक स्पेसिफिक विशिष्ट ओपन लाइसेंस होगा या फिर पब्लिक डोमेन का उसमें मार्क होगा CC0। आगे आपको और क्लियर होगी स्थिति जब हम अपने व्याख्यान में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। An open license grants permission to access, reuse and redistribute a work with few or no restrictions. This was very clearly articulated in 2012 Paris OER Declaration, references UNESCO 2012. The new definitions do not include the criterion of non-commercial use, as the Creative Commons licensing system provides different ways of licensing including for non-commercial use। ओपन लाइसेंस किसी भी उपयोगकर्ता को अनुमति देता है कि हम उसको खोल सकें, उस सामग्री को तक पहुंच सकें और वो उपयोग में आने लायक स्थिति में हमारे सामने आ सके और उसका हम उपयोग कर सकें, बार बार उपयोग कर सकें, उसको हम वितरित कर सकें। अगर हम शिक्षक हैं और विद्यार्थियों में बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं डिजिटली या फिर हम प्रिंट निकाल करके, तो हम शेयर कर सकें, इसमें या तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हों या रिस्ट्रिक्शंस ना हो, मुक्त तरीके से उसको साझा कर सकें। ये बात साफ तौर पे कही गई है। और जो आज की डेफिनेशंस हैं उनमें थोड़ा सा एक एस्पेक्ट आ रहा है नॉन कमर्शियल यूज। हम किसी भी सामग्री का जो हमें मुफ्त में प्राप्त हुई है, जिसे हम खोल पा रहे हैं, उसे हम उसका कमर्शियल यूज ना करें, ये भी बात आ रही है। हम आगे समझेंगे इसको कि इसका क्या उद्देश्य है। ओपन लाइसेंसिंग सिस्टम में कुल 6 प्रकार के लाइसेंसिंग सिस्टम हैं, जिनमें कुछ शर्तों के साथ हम ओपन और फ्री करते हैं। उसको समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड 4R फ्रेमवर्क्स व्हिच डिस्क्राइब्स द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स। हम 4R फ्रेमवर्क को समझेंगे कि हमको 4 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं किसी भी सामग्री में, क्या हम कर सकते हैं उस सामग्री के साथ। फर्स्ट इज रीयूज, द राइट टू रीयूज द कंटेंट इन इट्स
अनअल्टर्ड फॉर्म, यानी कि कंटेंट को हम बिना परिवर्तित किए, उसमें कोई भी संशोधन किए, ना उसे बढ़ाकर ना उसे घटा करके उसको उपयोग में लाने का अधिकार अगर प्राप्त हो रहा है तो ये रीयूज के अंतर्गत आता है। रिवाइज द राइट टू एडाप्ट, एडजस्ट, मॉडिफाई और अल्टर द कंटेंट इटसेल्फ। आपको जो सामग्री प्राप्त हो रही है, जो ओपन एजुकेशन रिसोर्स प्राप्त हो रहा है, अगर उसमें अधिकार आपको ये प्राप्त हो रहा है कि आप उसको मॉडिफाई कर सकें, उसको एडजस्ट कर सकें, उसको चेंज कर सकें, तो ये रिवाइज का अधिकार आपको प्राप्त होता है। थर्ड वन इज रिमिक्स, द राइट टू कंबाइन द ओरिजिनल और रिवाइज कंटेंट विद अदर कंटेंट टू क्रिएट समथिंग न्यू। अगर आपको यह अधिकार प्राप्त हो रहा है कि जो आपको ओपन एजुकेशन रिसोर्स मिला उसका पूरा हिस्सा अपने क्रिएशन के साथ आप जोड़ लें, या उसका छोटा सा हिस्सा अपने क्रिएशन के साथ, उसमें से कोई एक आप फोटोग्राफ ले सकते हैं, कोई पैराग्राफ ले सकते हैं और अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या अपने एक पेज के असाइनमेंट में उसको आप जोड़ लें। अगर ये अधिकार प्राप्त हो रहा है तो उसको हम रिमिक्स के अंतर्गत रखते हैं। फोर्थ वन इज रीडिस्ट्रीब्यूट, द राइट टू मेक एंड शेयर कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट, योर रिविजन्स और योर रिमिक्सेस विद अदर्स। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपको वितरण करने का अधिकार प्राप्त हो। अगर आप कुछ चीज तैयार करते हैं या उसकी कॉपी आप शेयर कर सकें, चाहे ओरिजिनल कंटेंट हो या फिर आपका रिवीजन हो या आपका रिमिक्स हो, दूसरे लोगों के साथ साझा करने का आपको अधिकार मिला है या नहीं। नाउ फोकस ऑन दिस सेंटेंस, दैट कंटेंट इज ओपन टू द डिग्री दैट अ लाइसेंस प्रोवाइड्स यूजर्स with no cost or free permission to exercise these rights concerning content। ऐसा कोई भी कंटेंट, ऐसी कोई भी विषय वस्तु जो आपको फ्री यानी कि मुफ्त में उपलब्ध हो, पहली बात, और दूसरा आपको ये अधिकार प्रदान करे कि उसमें ये 4 प्रकार के अधिकारों का आप उपयोग कर सकें, तो वो कंटेंट उसी सीमा तक। किसी कंटेंट में हो सकता है आपको 4 में से 4 अधिकार प्राप्त हो रहे हो, किसी कंटेंट में हो सकता है 4 में से 3 अधिकार प्राप्त हो रहे हो। जिसने भी वो ओपन लाइसेंस जारी किया है उसके साथ जो ओनर है उस कंटेंट का, वो 4 में से कितने अधिकार आपको दे रहा है यूजर होने के नाते, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कंटेंट कितना ओपन है, वो सामग्री कितनी खुली हुई है। फ्री तो होना ही होना है उसको। नाउ कम टू दिस पिक्चर, द स्पेक्ट्रम ऑफ राइट्स, राइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एजुकेशन रिसोर्सेज। आप सब जानते हैं और चित्र देखकर आपको स्पष्ट हो रहा है। नेचुरली, टेक्निकली, लीगली, मोरली, चाहे जिस दृष्टिकोण से समझें, किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी भी एक नई कृति को बनाया है, कोई नया क्रिएशन किया है, वो उस पर कॉपीराइट का अधिकार उसका होता है। ऑल राइट्स रिजर्व्ड, रीयूज रिक्वायर्स द परमिशन फ्रॉम द कॉपीराइट ओनर। अब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उस यूजर से, क्योंकि उसका अधिकार है। अगर उसने रजिस्टर्ड कर दिया कहीं जो संस्थाएं हैं उनमें, तो उसका लीगल राइट उसके साथ रहता है। डिस्प्यूट की स्थिति में उसको लीगल हेल्प मिलेगी, लीगल रेमेडी उसको मिलेगी। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप चाहें एज ए क्रिएटर, उसमें ओपन लाइसेंसिंग से ओपन लाइसेंस ले सकते हैं। सम राइट्स रिजर्व्ड, सीसी मतलब क्रिएटिव कॉमन्स। Reuse is permitted without permission under the specifications shared in the license। आपको reuse allowed होता है, आप reuse कर सकते हैं, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्रिएटर से, लेकिन जो लाइसेंस है, जिस लाइसेंस में शर्तें दी गई उन शर्तों के साथ आप उसको उपयोग करिए। अगर शर्तें वायलेट करेंगे तो दिक्कत होगी। तीसरा है पब्लिक डोमेन, नो राइट्स रिजर्व्ड मे बी यूज्ड विदाउट परमिशन। बहुत सी सामग्री ऐसी है जिसने क्रिएट किया, वो एक्सपायर हो गया, उसने किसी को उसका नॉमिनी नहीं बनाया, तो वो कंटेंट पब्लिक डोमेन में आ जाता है। कोई राइट रिजर्व्ड ही नहीं है, कोई संस्था कोई व्यक्ति उसका मालिक नहीं है, तो उसको बिना परमिशन के यूज किया सकता है। ये 3 साइन हैं। कोई किताब आप खरीदते हैं पैसा दे करके, आप किसी प्रकाशक की किताब होगी, कोई उसका आथर होगा या कई आथर होंगे, उसमें साफ तौर पर सी और सी के ऊपर ये सर्कल बना होगा, कॉपीराइट का साइन। डबल सी अगर बना हुआ है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये ओपन है और फ्री है और ये पब्लिक डोमेन का है, यानी कि इसमें किसी तरह की परमिशन और कोई चिंता नहीं करनी, आप खुल करके उसको इस्तेमाल कीजिए। तो जो मैं कह रहा था, टेक्निकली द ओरिजिनल क्रिएटर कॉपीराइटेड एवरीथिंग पब्लिश्ड इन व्हाटएवर फॉर्मेट ऑन द वेब और एल्सवेयर।
Only materials whose copyright has expired or over which the author has relinquished rights are legally public domain. बिल्कुल साफ है, जिस मटेरियल का कॉपीराइट एक्सपायर हो गया, क्योंकि कॉपीराइट कुछ समय के लिए मिलता है, तो वो पब्लिक डोमेन का हो जाता है. कॉपीराइट इज लीगल राइट क्रिएटेड बाय ए कंट्रीज लॉ दैट ग्रांट्स द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क exclusive rights to its use and distribution, usually for a limited time, to enable the creator to receive compensation for their intellectual effort. कोई भी है जिसने क्रिएट किया, कोई पुस्तक लिखी, कोई वीडियो बनाया, आजकल तो यूट्यूब का जमाना, वीडियो लोग बना रहे हैं, तो क्रिएटर का उस पर लीगल राइट होता है कि वो अपने कंटेंट को यूज करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की कितनी अनुमति दे रहा है, और उसको यूट्यूब है या हमारे जो पब्लिशर्स हैं उसको कंपनसेशन देते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हैं उस चीज के लिए. उनके बीच में एक शर्त होती है कि हाँ, एक किताब की प्रति बिकने पर आपको प्रकाशक को कितना मिलेगा, लेखक को कितना मिलेगा, तो वो लीगल राइट होता है. Copyright is a form of intellectual property applicable to any expressed representation of a creation work. The rights that copyright reserves include control over reproduction, derivative works, distribution, public performance and moral rights such as attribution. कॉपीराइट आप समझ गए हैं कि एक बौद्धिक संपदा का एक रूप है जो किसी भी एक्सप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिएटिव, आपकी रचनात्मक प्रदर्शन का कोई भी एक रूप हो सकता है जिसको आप इसके दायरे में ला सकते हैं. आप पुस्तक को, विचार को, म्यूजिक की धुन में आपने कभी कभी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि उन्होंने, हमारी म्यूजिक कंपोजर कहते हैं कि मेरी धुन चोरी कर ली है, मेरी धुन थी, तो वो वही मामला है. क्रिएटिव कोई भी आर्ट, कोई भी वर्क आप कॉपीराइट ले सकते हैं. नाउ कम टू द क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग सिस्टम. मैं जिसकी बात कर रहा था कि ओपन लाइसेंस सिस्टम कौन देता है. क्रिएटिव कॉमन्स इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प ओवरकम legal obstacles to sharing knowledge and creativity to address the world's pressing challenges. ये एक नॉन प्रॉफिट अलाभकारी संगठन है जिसने जो किसी भी कंटेंट को उपयोग में लाने में जो तकनीकी बाधाएं हैं, जो वैधानिक बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए, जिससे कि ज्ञान को भौगोलिक सीमाओं के पार जाकर के साझा किया जा सके, उपयोग में लाया जा सके, इस संस्था ने ये काम शुरू किया. All Creative Commons licenses are constructed from a combination of 4 specific rights and conditions that can be reserved by the creator or author of the resource. Attribution, share alike, non-derivative and non-commercial. जो हमने आपके सामने लिखा है कि जितने भी Creative Commons लाइसेंस हैं उनको ओपन लाइसेंस कहते हैं, और ये कॉम्बिनेशन है राइट्स का और कंडीशंस का. कुछ अधिकार हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, वैसी परिस्थितियों के हिसाब से कोई भी उस सामग्री को उपयोग में ला सकता है. वो 4 तरह की परिस्थितियों का कॉम्बिनेशन है. एट्रीब्यूशन BY, शेयर अलाइक SA, नॉन डेरिवेटिव और नॉन कमर्शियल. इसको हम आगे समझेंगे. CC provides Creative Commons licenses and public domain tools that give every person and organization a free, simple and standardized way to grant copyright permissions for creative and academic works, ensure proper attribution and allow others to copy, distribute and use other works. यहाँ पर ये बात साफ है कि क्रिएटिव कॉमन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ओपन लाइसेंसिंग का एक सिस्टम डेवलप किया है जिसमें कुल 6 तरह के लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको हम लाइसेंसिंग सिस्टम में रखते हैं, और एक पब्लिक डोमेन के टूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपने क्रिएटिव वर्क को एकेडमिक पर्पज से उसमें एक लाइसेंस अटैच कर सके कि हाँ, यूजर इसके साथ क्या क्या कर सकता है. इसे हम स्पष्ट समझेंगे अभी जब हम एक एक लाइसेंस की बात करेंगे. नाउ कम टू दिस पिक्चर. देयर आर 4 terms, 4 rights and conditions given right side of the screen and 6 type of licenses given left side of the screen. आप देखेंगे 6 तरह के लाइसेंस आपके सामने, उनके सिंबल्स दिख रहे हैं और 4 तरह की राइट्स दिख रहे हैं, और चित्र से ही, इस सिंबल से आप पहचान जाएंगे. फर्स्ट इज BY, एट्रीब्यूशन. अदर्स कैन कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्प्ले, परफॉर्म एंड रिमिक्स your work if they credit your name as requested by you. अगर कोई व्यक्ति
अपने कंटेंट के साथ BY का सिंबल अटैच कर रहा है, CC तो सब में है, CC तो होगा, CC तो बताएगा कि ओपन एजुकेशन रिसोर्स है, लेकिन कितना ओपन है ये उसके बगल में दिए गए सिंबल से स्पष्ट होगा। बगल में अगर केवल BY है जो पहले प्रकार का लाइसेंस है, इसका मतलब क्रिएटर ये चाहता है, ओनर ये चाहता है कि केवल आप क्रेडिट उसको दे दीजिए, अपने वीडियो में उसका जिक्र कर दीजिए, नाम का जिक्र कर दीजिए, अपने रिटन उसमें स्क्रिप्ट में उसका जिक्र कर दीजिए, धन्यवाद दे दीजिए जिसका आपने उपयोग में लाया है, बस इतना ही उसको चाहिए। बाकी आपको जो करना है उस डॉक्यूमेंट के साथ करिए आप। दूसरा जो सिंबल है नो डेरिवेटिव वर्क्स, इसका सिंबल है बराबर का निशान ऊपर से सर्कल। Others can only copy, distribute, display or perform verbatim copies of your work। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, नो डेरिवेटिव का मतलब जो आपको प्राप्त हो रहा है उसको ठीक वैसे ही आप कॉपी करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, डिस्प्ले करिए, परफॉर्म करिए, उसमें कोई परिवर्तन ओनर नहीं चाहता, क्रिएटर नहीं चाहता है। उसने आपके लिए फ्री कर दिया है, आपके लिए ओपन कर दिया है, आप उपयोग में लाइए। आप चाहें कि उसमें आप अपना कोई उदाहरण जोड़ दें, बीच में अपनी परिभाषा जोड़ दें, अपनी व्याख्या जोड़ दें, फिर किसी को डिस्प्ले करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, ये अलाउड नहीं होगा अगर ये सिंबल लगा हुआ है किसी भी लाइसेंस में। अगर आप ऊपर से देखें तो ये चौथे नंबर पर सिंबल लगा हुआ है CC, BY और ND, और सबसे नीचे छठवें नंबर पर लगा हुआ है ND। मतलब ये दो लाइसेंस ऐसे हैं जिसमें वो चाह रहा है ओनर कि आप क्रेडिट दे दीजिए हमको, लेकिन परिवर्तन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। जैसी कॉपी आपको मिल रही वैसी यूज करिए, वैसे ही आगे आप उसको बढ़ाइए। नीचे भी, नीचे वाले में थोड़ी ये कंडीशन और जुड़ी हुई जिसे आगे समझेंगे। थर्ड कंडीशन और राइट इज शेयर अलाइक, जिसमें सर्कल के अंदर एक और सर्कल है जो एरो की तरह है। Others can distribute your work only under a license identical to the one you have chosen for your work। साफ तौर पर कि आपका कोई भी काम किसी के पास जब पहुंच रहा, आप ओनर है, क्रिएटर हैं, तो उसके साथ एक लाइसेंस अटैच है, उसी लाइसेंस के साथ उस कॉपी को आप आगे बढ़ाइए। आप चाहें उसका लाइसेंस बदलना, आप बदल सकते, क्योंकि क्रिएटर ने कहा है कि जो उसके साथ जैसे आपको मिला है, जिस लाइसेंस के अंतर्गत वो आपके पास ओपन और फ्री आप तक पहुंचा है, वही लाइसेंस आपको चूज करना होगा जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उपयोग में लाएंगे। आप उसको बदल नहीं सकते। तो आप कुछ देखेंगे, देयर आर 6 लाइसेंसिंग कैटेगरीज, आप कुछ में आप देखेंगे शेयर अलाइक दिया गया है। सेकंड वन आप देखिए CC, BY, SA, मतलब you give credit and share alike and you can do derivative, no problem, you can change the version of the document but share alike, don't change license। Fourth condition is non-commercial। चौथा राइट है others can copy, distribute, display, perform or remix your work but for non-commercial purposes only। NC का मतलब है सर्कल, सर्कल के अंदर में एक साइन बना हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, NC। दिस सिंबल रिस्ट्रिक्ट यू फॉर कमर्शियल यूज। मतलब आप देखें ऊपर से देयर आर 6, थर्ड वन में क्या है CC, BY, NC। यू हैव टू गिव क्रेडिट एंड यू कैन नॉट यूज फॉर कमर्शियल पर्पजेस। थर्ड एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ 3 कैटेगरी, 3 में ऐसा है कि आप उसको कमर्शियल पर्पज से यूज नहीं कर सकते। यानी कि आपको कोई टेक्स्ट में कुछ लाइनें मिली हैं जिनको अपने वीडियो में आप शामिल करना चाहते हैं यूट्यूब पर, और वीडियो आपका वायरल होगा तो पैसे आएंगे, यू कैन नॉट डू इट, आप नहीं कर सकते, क्योंकि जहां से आप ले रहे हैं उसने रोका है आपको कि आप कमर्शियल पर्पज से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओपन भले ही है, फ्री भले ही है। तो कभी भी आप जब पिक्चर्स वगैरह यूज करते हैं गूगल पे, आप बहुत सावधानी से आप पिक्चर्स को देख लीजिए कि पिक्चर के साथ CC लाइसेंस है या नहीं, और CC में से कौन सा लाइसेंस है। अगर उसमें उसने NC लगा रखा है तो कहीं से भी पिक्चर आपको अपने PPT में या कहीं यूट्यूब के वीडियो में शामिल नहीं करना है। तो CC, BY मतलब केवल क्रेडिट दे दीजिए, CC, BY ऐसे क्रेडिट दे दीजिए और वैसे ही लाइसेंस के साथ आगे बढ़ाइए। थर्ड वन इज CC, BY, NC, क्रेडिट दे दीजिए क्रिएटर को और आप उसको नॉन कमर्शियल रखिए, कमर्शियल पर्पज से यूज मत करिए।
थर्ड लाइसेंस। फोर्थ लाइसेंस आप क्रेडिट दे दीजिए और कोई परिवर्तन मत करिए। जो मूल प्रति आपको प्राप्त हो रही है, जो मूल वीडियो आपको प्राप्त हो रहा है, कॉपी मिल रही है, वैसे ही उसको यूज करिए, वैसे ही अपने विद्यार्थियों को दीजिए, वैसे ही आप मित्रों को बांटिए। फिफ्थ वन इज CCBY-NC-SA। इसमें उन्होंने कहा क्रेडिट दीजिए, कमर्शियल यूज मत कीजिए और जो लाइसेंस के साथ आपको मिला है उसी लाइसेंस को अटैच करके आगे बढ़ाइए अगर उसको रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं आप। लास्ट वन, सिक्स लाइसेंस कैटेगरी इज CCBY-NC-ND। क्रेडिट दीजिए, कमर्शियल यूज मत कीजिए और जैसा वर्जन आपको मिला है ओरिजिनल कॉपी ही आगे फॉरवर्ड कीजिए। दीज आर द 6 लाइसेंस फॉर ओपन एजुकेशन रिसोर्स। सब में ओपन है, लेकिन ये इस बात से तय होगा जो सिंबल लगा हुआ है कि कौन कितना ओपन है, क्योंकि किसी सिंबल में वो आपको रोक रहा है कि आप डेरिवेटिव आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। नाउ कम टू 6 क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस फॉर OERs। हमने यहाँ उनको लिखकर दिखाया है। नोट आप ध्यान दीजिए, CC licenses number 1, 2, 4, 5 and public domain tools are considered open education resources. Of the 6 Creative Commons licenses, only 4 can be considered open. The 2 with ND licenses are not considered open. एक बात आजकल ये भी चल रही है कि जो 2 लाइसेंस हैं जिनमें जैसे लाइसेंस नंबर 3 एंड 6 जहां पर ND लिखा हुआ है, जो आपको रोकते हैं कि आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, जो मूल प्रति आपको मिली है उसी का उपयोग कीजिए, उनको पूरी तरह से ओपन नहीं माना जाता है। आगे हम समझते हैं। नाउ कम टू दिस पिक्चर, फ्रॉम लीस्ट ओपन टू मोस्ट ओपन। ये स्पेक्ट्रम हमने सामने दिया है। रेड से आपको जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, लीस्ट ओपन मतलब कॉपीराइट है, अधिकार है, पैसा दीजिए और खरीदिए और पर्सनल यूज करिए किसी भी किताब को, किसी भी सुविधा को। सबसे ऊपर क्या है? PD। सबसे ऊपर है पब्लिक डोमेन, CC 0 मतलब कोई मालिक नहीं, सारे अधिकार समाप्त। उससे थोड़ा सा कम ओपन है CCBY। केवल क्रेडिट दे दीजिए आप, बाकी जो करना है डॉक्यूमेंट के साथ, मटेरियल के साथ, वीडियो के साथ, पुस्तक के साथ आप कीजिए उपयोग में। CCBY-SA उससे थोड़ा कम ओपन है, क्योंकि उसने कहा कि लाइसेंस बदलेंगे नहीं, आप जिस लाइसेंस के साथ आपको मिला आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, वही लाइसेंस उसमें अटैच होना चाहिए। उससे थोड़ा कम ओपन है CCBY-NC मतलब कमर्शियल यूज नहीं करेंगे आप, उससे पैसे अर्न नहीं कर सकते। अब सामने देखेंगे आप स्पेक्ट्रम के सामने क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, जो हमने 4 आपको बताए थे कि आप रिमिक्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये 2 तरह के जो कैटेगरीज हैं जो आपको दिख रही हैं। सबसे ऊपर वाले में शेयर करिए, रिमिक्स करिए, कमर्शियल यूज करिए, वो 3 कैटेगरी हैं, जिसमें पब्लिक डोमेन हो गया, उसके नीचे। अब आइए उससे भी नीचे CCBY-NC-SA, यानी कि आप कमर्शियल यूज नहीं कर सकते और आप शेयर अलाइक, जैसा आपको लाइसेंस उसमें मिला वैसा ही फॉरवर्ड करिए। उससे भी कम ओपन है जिसमें क्रेडिट देना है लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं करना है। उससे भी कम ओपन माना जाता है जिसमें क्रेडिट दीजिए, कमर्शियल यूज नहीं कर सकते और परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि ओपन एजुकेशन रिसोर्स की लीस्ट ओपन, सबसे कम खुली हुई जो कैटेगरी है, जो श्रेणी है, वो है सबसे नीचे वाला CCBY-NC-ND। मतलब आपको क्रेडिट भी देना है, आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते उस सामग्री में, और उसका आप कमर्शियल यूज नहीं कर सकते, उससे पैसे नहीं कमा सकते। सबसे ऊपर कौन सा खुला हुआ है? पब्लिक डोमेन तो है ही, जिसका कोई मालिक नहीं है। दूसरा उसके नीचे CCBY, यानी कि केवल क्रेडिट दे दीजिए, तो ये उसके साथ क्या कर सकते हैं, इससे क्लियर हो रहा है। नाउ कम टू बेनिफिट्स ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। एजुकेशन इज ओपन टू एवरीवन, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये आइडियली फ्री है, पैसे इसके नहीं देने आपको, आप तक पहुंच रहा है मुफ्त में। स्टूडेंट्स कैन ट्राई द कोर्स बिफोर साइनिंग अप, कोई विद्यार्थी आसानी से ओपन एजुकेशन को कर सकता है। फ्लेक्सिबल स्टडी टाइम्स, नॉट बाउंड बाय वीकली टाइम टेबल्स और सेमेस्टर कैलेंडर्स। जो ओपन कोर्सेज हैं जिनमें बहुत फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होता है, कैलेंडर होता है, आप कभी भी पढ़िए, कहीं से पढ़िए, वो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज उसमें दिए रहते हैं। स्टूडेंट्स वर्क एट देयर ओन पेस, हम अपनी स्पीड से, अपनी गति से, हम अपने तरीके से पढ़ेंगे, जो हमारी रीडिंग का तरीका है, समझने का तरीका है। हो सकता है किसी विद्यार्थी को 10 मिनट लगे, किसी को 15 मिनट लगे, और इसको बहुत मटेरियल को आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। नाउ कम टू टीचर्स।
टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन द OER इकोसिस्टम। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकेडमिक मामला है, अकादमिक मामला है। क्रिएटर कौन है? टीचर्स क्रिएट करते हैं विद्यार्थियों के लिए, या टीचर्स खोजते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो आप क्रिएट कर सकते हैं जो भविष्य में टीचर बने अपने विद्यार्थियों के लिए। कोई पुस्तक लिखना चाहे, कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहे, कोई स्वाधिगम सामग्री निर्मित करना चाहे। It is important to regularly sensitize them to using and creating OER, including ways of remixing and integrating OER in teaching and learning। बिल्कुल हमें विद्यार्थियों को, शिक्षकों को मोटिवेट करना होगा कि आप OERs को यूज करें, क्रिएट करें, रिमिक्स करें और टीचिंग लर्निंग में इस्तेमाल करें। It is also important to recognize the role of OER in improving equity in educational opportunities, preserving cultural heritage and local knowledge, and creating a global platform for universal access to knowledge in different languages। इस ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज ने, ये संजय मिश्रा ने इस बात को अपनी पुस्तक में उसका जिक्र किया है कि जो शैक्षिक अवसरों की असमानता है, विद्यार्थियों को अच्छा मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, अच्छी पुस्तकें नहीं मिल पा रही, अच्छा विद्यालय नहीं मिल पा रहा है, उनकी इस चुनौती को दूर किया है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज ने। ये मुफ्त है, आसानी से उपलब्ध है। कल्चरल हेरिटेज को, यानी कि सांस्कृतिक संपदा को भी संरक्षित रखने में इसकी अहम भूमिका है। भाषाई चुनौतियों को भी काफी हद तक मुक्त शैक्षिक संसाधन ने दूर किया है, तो इसकी उपयोगिता है। कैसे खोजें? हाउ टू फाइंड OERs? OERs are available on the internet or online. This means OERs are generally available on any websites, so one can use any search engine like Google, Bing, Yahoo, Edge etc. to locate OERs। OER किसी भी वेबसाइट पे हो सकते हैं। आप किसी भी सर्च इंजन का इस्तेमाल कीजिए, उसमें की टर्म डालिए और आप कंटेंट को खोजिए और देखिए उसमें कौन सा ओपन लाइसेंस अटैच है, क्या कॉपीराइटेड मटेरियल है या फिर उसमें CC लाइसेंस के साथ उपलब्ध है। इंडियन OER repositories I have given here। NROER has been developed by CIET NCERT। NCERT ने डेवलप किया है, नेशनल रिपोजिटरी of open education resources। IITs, IIS and other premier institutions have developed the national program on technology enabled learning NPTEL, जिसकी सहायता से ये स्वयं का MOOC कोर्स आप तक पहुंच रहा है। The Ministry of Education, Government of India has created Sakshat, NMEICT, Government of India, and E-Gyan Kosh has been created by IGNOU। E-Gyan Kosh पे बहुत अच्छी मटेरियल है। कभी भी आपको किसी भी विषय का, किसी भी प्रकरण पे सामग्री प्राप्त नहीं हो रही है, गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पर आप उस टॉपिक को टाइप करिए और उसके बगल में लिख दीजिए E-Gyan कोश। आपके सामने PDF फाइल्स खुलेंगी, आप उनको डाउनलोड कीजिए और अपने अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए निश्चिंत होकर उपयोग कीजिए। गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय सामग्री आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अदर एग्जाम्पल्स आर इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म्स, OER of NIOS, National Institute of Open Schooling, IT School, केरला, गवर्नमेंट ऑफ केरला का है, कर्नाटक ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, DSERT कर्नाटका, एंड एकलव्य एंड OSCAR IIT बॉम्बे का ये रिपोजिटरी है। E-Grid IIIT केरला का है। तो ये आपके सामने ओपन एजुकेशन रिसोर्स की रिपोजिटरीज हैं। इसके साथ साथ कुछ स्पेशलाइज सर्च इंजिन्स हैं। Creative Commons, Directory of Open Educational Resources, OER Commons, Open Educational Resources, Open Education Consortium। I have given links on the screen, you can use in future। Thank you dear friends, dear students। आपने ध्यानपूर्वक इस व्याख्यान को सुना और कुछ उपयोगी जानकारी आपके लिए है। एक विद्यार्थी के तौर पर इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए और भविष्य में जब शिक्षक बनेंगे तो ओपन एजुकेशन रिसोर्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। इस सत्र में अगर आपकी कुछ जिज्ञासा है, कुछ आपकी शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, हम तक जरूर साझा करें। धन्यवाद।